ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक यानी कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और पूरे पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझा था और उसके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को भी, जो कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, उनको हमने सॉल्व भी किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक। दोस्तों, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके यौगिक के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। दोस्तों, चूंकि हम हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और उसकी यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। यह अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे हल्का है। दोस्तों, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्के तत्व की बात अगर की जाए तो सबसे हल्का जो तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन जी है, जो कि एक गैस है। सन 1766 ईस्वी में, इसको आप याद करिएगा, सन 1766 ईस्वी में कैवेंडिश नाम के ने इस गैस को लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया था। यानी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक ने इस गैस की खोज की थी। इन्होंने लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ठीक है, H2SO4 अम्ल का क्रिया से बनाया हुआ था हाइड्रोजन को। और सन 1783 में क्या हुआ था? तो लेवेजियर नाम के वैज्ञानिक ने इसे नाम दिया था क्या? हाइड्रोजन। दोस्तों, क्वेश्चन इस पे दो प्रकार से बनेंगे। देखिए, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन का निर्माण किए थे? तो वो थे आपके कैवेंडिश, ठीक है। वहीं अगर पूछ दे कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को उसका नाम दिया था, यानी हाइड्रोजन नाम दिया था, तो वो दिया था किसने? लेवोसियर नाम के वैज्ञानिक ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, तथा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी आपका 1s1 ही होगा। यह क्षारीय धातु या हाइड्रोजन धातु से समानता प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण था केमिस्ट्री का, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अवश्य देख लें। उसमें मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को ही काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। दोस्तों, फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम क्षारीय धातु कहते हैं। वहीं जो सेकेंड ए के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसी प्रकार आपके जो आवर्त सारणी में सबसे लास्ट क्या कहते हैं, आवर्त यानी स्तंभ के तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं या फिर अक्रिय तत्व कहते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। दोस्तों, इसके बाद ये जो तत्व होते हैं वो क्षारीय धातु तथा हाइड्रोजन के साथ समानता व्यक्त करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। जो हाइड्रोजन है ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व है। इसके बाद हम क्या जानेंगे? इसके बाद जानेंगे पृथ्वी की सतह का लगभग 0.9% भाग अनुसार हाइड्रोजन है। पृथ्वी के भाग में 0.9% भाग ऐसा है जो कि हाइड्रोजन ही है। दोस्तों, हाइड्रोजन पृथ्वी की सतह का लगभग 0.9% भाग के अनुसार हाइड्रोजन ही है। और इसके साथ साथ यह जो सूर्य और चमकने वाले तारों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है ये आपका सूर्य और चमकने वाले तारों में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसके कुल 3 समस्थानिक है, क्रमशः 1, 2, 3, जिनका नाम जो है वो है प्रोटियम, ड्यूट्रियम तथा ट्राइटियम। दोस्तों, समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो पिछली वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे। दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और नोट भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपने ये नहीं बताया है, क्योंकि ये सब जो हैं ये आपके आगे न्यूमेरिकल में मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं?
हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी प्रयोगशाला में लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला की विधि से कैसे बनाया जाता है, तो जान लीजिए कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को जस्ते यानी कि जिंक पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे समीकरण देख सकते हैं, आपका जिंक है, ठीक है, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे आपका H2SO4 से क्रिया कराई जा रही है। तो आपका होगा क्या, देखिए आपका Zn जो है वो आपका SO4 से अभिक्रिया करेगा और आपका बनेगा क्या, ZnSO4। आपका बचा आपका H2, तो आपका H2 यानी हाइड्रोजन बन गया। तो इस प्रकार प्रयोगशाला में आपकी हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। तो ये समीकरण आप नोट कर लीजिए और एकदम याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि ये जो आपकी प्रयोगशाला विधि है ना, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें दिखने को भी मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ जो आपका हाइड्रोजन गैस है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण को देख लीजिए। हाइड्रोजन जो है ये आपका रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। यानी अगर आपको हाइड्रोजन गैस दे दी जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये रंगहीन है। इसके साथ साथ ये स्वादहीन है, यानी अगर आप इसे टेस्ट करते हैं तो आपको इसका कोई भी स्वाद नहीं मिलेगा, ये आपका स्वादहीन है, यानी इसे आप टेस्ट लेस भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये गंधहीन गैस है, यानी इसकी कोई भी गंध भी आपको नहीं आती है। और इसके साथ साथ ये जो गैस है यह जल में बहुत कम विलेय है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जल में विलेय कम होता है। इसके साथ साथ क्योंकि इसके अणु अध्रुवीय होते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है इसके जो अणु होते हैं वह अध्रुवीय होते हैं। यह सबसे हल्की गैस है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। वायु की अपेक्षा इसका जो घनत्व होता है वो आपका 0.695 है। तो ये आपकी याद करने वाले टॉपिक हैं। इसका जो गलनांक है और क्वथनांक है ये भी आपको याद करना चाहिए। क्या है, इसका गलनांक 13.8 केल्विन है और इसका जो क्वथनांक है वो आपका 20.4 केल्विन है। यह जलती है, हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं ये जलती है, पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किंतु जलने में सहायक नहीं है। यानी हाइड्रोजन गैस है जो कि जलती है, इसे आप जला सकते हैं, ये जल सकती है, ज्वलनशील गैस है, पर ये जलाने में सहायक नहीं है। अगर आप चाहें कि हाइड्रोजन गैस के द्वारा हम किसी चीज़ को, अन्य चीज़ को, कोई भी वस्तु को जलाना चाहें तो हाइड्रोजन गैस स्वयं तो जलती है पर किसी वस्तु को या किसी चीज़ को जलाने में सहायक नहीं है। जैसे कि आप मिट्टी के तेल को ले लीजिए, मिट्टी के तेल को आप कहीं पर छिड़क करके या फिर किसी भी पेपर पे अगर आप मिट्टी के तेल को छिड़क करके अगर उसे आग दिखाते हैं तो आपको वो पेपर भी जलने लगता है मिट्टी के तेल के साथ साथ। पर वहीं अगर आप हाइड्रोजन गैस को, पेपर को जलाना चाहें हाइड्रोजन गैस के माध्यम से तो ये संभव नहीं है। भौतिक गुण में लास्ट है, इसे निम्न ताप पर व उच्च ताप पर क्या होता है, द्रवित किया जा सकता है। ये जो हाइड्रोजन गैस है इसे अगर आप निम्न ताप व उच्च दाब दें तो इसे आप द्रव में बदल सकते हैं। कहें कि आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है ये आपका गैस होता है और आप इसे द्रव में कन्वर्ट करना चाहें, किसमें, द्रव में, तो इसे अगर आप निम्न ताप यानी कम ताप दें और उच्च दाब दें यानी हाई प्रेशर दें तो आप इसे द्रव में यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों भौतिक गुण के बाद अब हम रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय तत्व नहीं है, अतः अन्य तत्वों के साथ तीव्रता से क्रिया नहीं करता है। अगर आप हाइड्रोजन गैस को 2000 केल्विन तक का तापमान देते हैं तो ये अपना अलग अलग परमाणुओं में टूट जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर जो होता है इसका नाम आपने सुना होगा। लिटमस पेपर पर इसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका, हाइड्रोजन का। धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल, यह हल्की तथा क्रियाशील धातु है। हाइड्रोजन जो है आपका ये बहुत ही हल्की और क्रियाशील धातु है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि के साथ विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाता है। जैसे कि अगर आप सोडियम के साथ साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं और यहाँ पे गर्म करते हैं तो ये आपका क्या होगा, NaH यानी कि 2NaH बन जाएगा, यानी सोडियम हाइड्राइड आपका बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कैल्शियम से कराते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। संक्रमण धातु जैसे कि प्लेटिनम, पीडी, निकिल आदि के साथ
अंतराली हाइड्राइड बनाता है कौन? हाइड्रोजन। दोस्तों अधातुओं के साथ क्रिया क्या होती है? रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता निम्न में से घटती है। क्या होती है? यानी कि आपकी इस प्रकार फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपका क्रमशः घटती है हाइड्रोजन के साथ जो क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन की, तो ये क्रमशः घटती है। अतः फ्लोरीन जो है वो अंधेरे में, क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में, ब्रोमीन केवल गर्म करने पर तथा आयोडीन केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करती है। दोस्तों ये सभी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन जो है केवल अंधेरे में ही अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन से। वहीं जो क्लोरीन है, इसको अगर आप हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे ना तो कोई भी क्रिया नहीं होगी जब तक आप सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति नहीं दें। ठीक है। ब्रोमीन केवल गर्म करने पर, ब्रोमीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने के लिए आपको गर्म देना, क्या कहते हैं, गर्म करना होगा उसे, यानी उसे हीट देना होगा। ठीक है। और उसी प्रकार आयोडीन जो है, आयोडीन आपकी वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया तभी करती है जब आप उत्प्रेरक की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो कि आपके किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या फिर घटा दे या फिर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ला दे। यहाँ पर आप सभी एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे में आपका फ्लोरीन है, तो देखिए हाइड्रोजन का फ्लोरीन से आप अभिक्रिया कराएंगे कहाँ पर? अंधेरे में। तो क्या होगा? ये आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराएंगे तो आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोजन का अगर आप ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। वहीं हाइड्रोजन का आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, यानी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। दोस्तों आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है, या फिर बहुत अच्छा समझ में आते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और अगर आपको ऐसे टॉपिक अगर समझ में नहीं आते हैं, बहुत छात्रों को समस्या होती है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया ये है क्या, इनको समझ में नहीं आता है, तो हम आपको इतना डीपली पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो हम आपको इसका सिंपल तरीका भी बता सकते हैं। जैसे मैं आप इसी टॉपिक को ले लीजिए, जैसे कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़िए, इसको आप गोली मारिए, इसको छोड़ दीजिए। क्या है? धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। ऑक्साइड क्या हुआ? सी यू कापर क्या है आपका? सी यू है आपका, कापर है। उसी प्रकार Zn क्या है? ये भी आपका कोई एलिमेंट ही है ना। उसी प्रकार Pb यानी कि लेड जो है ये भी आपका कोई एलिमेंट है। तो देखिए कॉपर क्या है? आपका कोई तत्व है। अगर आप इसमें ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या होगा? ये ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार कोई भी आपका एलिमेंट है, अगर आप उसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो आपका वो धातु का ऑक्साइड बन जाता है। तो कितना आसानी से मैंने आपको समझाया। और दोस्तों इतना समझाने पे भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपको कोई भी समझा नहीं सकता। आप समझ लीजिए बैल ही हैं, आपको कोई समझा नहीं सकता। ठीक है। तो देखिए CuO जो है ये आपका कॉपर का ऑक्साइड हो गया। और इसमें आपको अभिक्रिया क्या करना है? H2 के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ। और इसमें आप ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो होगा क्या? कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए, ZnO, यही से कॉमन नहीं है कि आपको इसी लेना है या फिर यही को लेना है या फिर यही को लेना है। कोई भी एलिमेंट है, हम आप तीनों को नहीं लेंगे, हम इस तीनों को नहीं लेंगे। हम लेंगे आपका सोडियम को ऑक्साइड को, NaO। ठीक है। सबसे अलग हम लेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड को हम H2 से अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से। यहाँ पे हम ऊष्मा यानी हीट दे देंगे तो बनेगा क्या आपका? NaO बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? NaO। यहाँ पे बनेगा NaO प्लस आपका H2O। यानी साफ तौर पे ये समझिए कि हाइड्रोजन जो है आपका किसी भी धातु ऑक्साइड से, कोई भी धातु ऑक्साइड हो आपका, ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद क्या देता है? जल दो है वो कॉमन देता है सभी के साथ। जल जो है वो जरूर देता है, निश्चित रूप से देता है। हाइड्रोजन किसी भी धातु ऑक्साइड से क्रिया करने के बाद अपना जो तत्व होता है, जो जिसका वो ऑक्साइड होता है, वो एलिमेंट देता है और इसके साथ साथ जल यानी पानी वो निश्चित रूप से देता है। ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। दोस्तों आपने हाइड्रोजन तो बहुत पढ़ लिया इसके बारे में, पर इसका यूज क्या है, क्या आपको पता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है यह कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में प्रयोग की जाती है। कितने? कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। यह द्रवित हाइड्रोजन तथा द्रवित ऑक्सीजन के रूप में रॉकेट ईंधन के लिए भी यूज की जाती है। हाइड्रोजन जबकि
आपका ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको द्रवित के रूप में, द्रव के रूप में बदल करके इसको रॉकेट में ईंधन के रूप में भी यूज में लिया जाता है। यह दोस्तों हाइड्रोजन जो है इसका यूज वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यह प्रयोगशाला तथा अनेक उद्योग धंधों में अपचायक की तरह भी यूज इसका किया जाता है और यह अनेक यौगिक बनाने में प्रयोग भी की जाती है। जैसे कि अमोनिया बनाने के हैबर विधि में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। भाप अंगार गैस और अनेक उर्वरक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कुछ कॉमन ऐसे आपके फार्मूले हैं जिसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। यूरिया का सूत्र जैसे क्या होता है, यूरिया का सूत्र आपका होता है NH2CO NH2। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके आपको सूत्र याद होने चाहिए। दोस्तों उन सभी सूत्रों का मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको इसका लिंक जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर हम आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल यानी वाटर। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, पर इसमें कुछ ऐसे जल के पॉइंट हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फास्टली पढ़ लेंगे। जल दो तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। H2O होता ही है, आप जानते हैं H2O, तो इसमें का हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो जल जो है दो तत्वों से मिलकर बनता है। जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु तथा एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। जैसे कि यहाँ पे H2O है तो H जो है वो दो है और ऑक्सीजन के एक परमाणु है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र भी आपका H2O होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। इन जल को हम अगर बर्फ के रूप में जमा दें तो ये ठोस के रूप में, उसी प्रकार द्रव के रूप में तो हम पीते हैं जल को, और इसी प्रकार गैस के रूप में यानी जल को जब हम गर्म करते हैं तो ये भाप बनकर उड़ने लगता है। तो ये जो भाप बनता है यही हमारा गैस होता है। जल प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है और जल समुद्र, झीलों, नदियों, कुओं तथा झरनों आदि में पाया जाता है। तो ये सभी आप 90% छात्र अच्छे जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 75% भाग जल ही है। यह जंतु तथा वनस्पति का प्रमुख अवयव है, यानी प्रमुख स्रोत है जीवन जीने का। जल जो है वो लवण के अणुओं के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त होकर लवण के क्लिस्टर बनाने में सहायता करता है तथा स्वयं उसका एक भाग बन जाता है। इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड और H2O। यहाँ पे आपका क्या है, CaSO4 इंटू 5H2, ये टोटल आपका एक ही में है और ये सूत्र है आपका क्रिस्टलन का। ये क्रिया जो हो रही है इसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। दोस्तों आइए जल के गुण के बारे में जान लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल हाइड्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है, ये आप सभी जानते हैं। शुद्ध जल स्वच्छ जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक होता है। जल का कोई रंग नहीं होता है, यानी ये रंगहीन होता है, और इसका साथ साथ इसका कोई गंध भी नहीं होता है, ये गंधहीन होता है। बशर्ते अगर आप कहेंगे कि सर जो जल होता है वो आपका कुछ एक आता है इसमें लोहे जैसी स्वाद, तो दोस्तों ये आपके जो जो आपका जल होता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है। जो आपको उसमें लोहे सी आपकी गंध आती है या फिर पीने में आपका लोहे जैसा टेस्ट आता है, तो उसमें मिले ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, वो जल आपका शुद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार जो आपका जल होता है, शुद्ध जल, वो आपका स्वादहीन होता है, यानी टेस्टलेस होता है, और ये पारदर्शक होता है, यानी इस जल के आप इस पार से उस पार देख सकते हैं। इसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक द्विध्रुवीय यौगिक है। इसका द्विध्रुवीय गुण कितना होता है, 1.85D, तथा इसका द्विध्रुवत्व स्थिरांक भी उच्च अर्थात 81 होता है। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंद होने के कारण यह असामान्य उच्च हिमांक तथा उच्च क्वथनांक प्रदर्शित करता है। सहसंयोजी अणु जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जो आपके सहसंयोजी अणु होते हैं ना, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, शर्करा आदि। जैसे में एग्जाम्पल में एल्कोहल आपका क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, तो ये आपके सहसंयोजी अणु जो इसमें होते हैं
जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जल अणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जल का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही आसान होता है। कैसा होता है? आपका होता क्या है H2O। तो आपका H एक अणु इससे हो गया, आपका O हो गया और एक अणु आपका H हो गया। तो ये आपकी संरचना हो गई इसकी जल की। ठीक है, अब हम जानेंगे जल का जो अणु सूत्र होता है वो H2O होता है। अतः जल में H के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। H2O के केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन में sp³ संकरण होता है। 2 OH बंध बनाते हैं तथा ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर अभी बता दिया था। देखिए इनके बीच जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो आपका 104 डिग्री पॉइंट 5 डिग्री तथा OH यानी हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन का जो बंध की लंबाई होती है। देखिए आपका ऑक्सीजन होता है जो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु से जुड़ा होता है। तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो दूरी होती है बॉन्ड की, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपकी दूरी होती है ना, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 95.7 pm होती है। ठीक है, इसके साथ साथ H2O की आकृति जो होती है वो भी की तरह या कोणीय होती है। देखिए यहाँ पे भी क्यों लिखा हुआ है? तो देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं तो इसे आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो ये आपकी भी की आकृति की हो गई। आपका 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी जैसी आकृति हो गई। तो इस प्रकार भी इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और नॉर्मली हम बनाते कैसे हैं? HOH। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बर्फ का घनत्व तो जल से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बर्फ जो है इसका घनत्व जो होता है बर्फ से, जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल से कम होता है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे भारी जल। भारी जल वह जल होता है जिनमें कि बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम जानते हैं। इसका सूत्र होता है D2O, यानी जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज जो है वो 1932 में हुई थी और किया किसने था? यूरे और वार्सबर्न नाम के वैज्ञानिक ने किया था। यूरे और वार्सबर्न ने। यह एक रंगहीन गैस है। ये जो आपका भारी जल है वो आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये आपका रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है और ये नाभिकीय रिएक्टर में तेजी से चल रहे न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है यानी कम कर देता है, अर्थात ये मंदक का कार्य करता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है जिससे कि एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं कि जल का या फिर भारी जल का, यहाँ पे आपका जल हो गया, यहाँ पे आपका भारी जल हो गया। तो जल, भारी जल का या फिर जल का हिमांक, क्वथनांक और घनत्व, परावैद्युतांक, घुलनशीलता। तो इस 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन 1 से 2 100% बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो एक चार्ट है ना, गुण और भाई जल और जल, जल और भाई जल, ठीक है, तो ये चार्ट में जितने भी आपके पॉइंट है 5 ही पॉइंट है तो आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो परावैद्युतांक, ठीक है, और पदार्थों की घुलनशीलता तो जल की उच्च होती है और D2 यानी कि भाई जल की निम्न होती है। तो ये आप 5 से 6 पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आपका हो जाता है, यानी आपके 4 से 8 अंक आपके फिक्स हो जाते हैं। तो आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे है कठोर एवं मृदु जल यानी हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। दोस्तों इतनी बड़ी महाभारत हमें रचने की आवश्यकता नहीं है, साफ तौर पर समझ लीजिए। साबुन ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? साबुन। तो देखिए एक आपका हो गया साबुन, एक आपका हो गया जल। ठीक है, तो वह जल, क्या वह जल जो कि साबुन के साथ आपकी झाग जो है, झाग आप समझते हैं? झाग यानी साबुन के साथ आप जब जल के साथ मिला करके रगड़ते हैं तो उससे गाज निकलता है, झाग होता है। ठीक है, तो वह जल जो कि साबुन के साथ झाग देता है तो वो आपका मृदु जल कहलाएगा। वह जल जो कि साबुन के साथ झाग देता है मृदु जल कहलाता है, और वह जल जो कि साबुन के साथ झाग नहीं देता है तो वो आपका कठोर जल होगा। सिंपली भाषा में समझिए। दोस्तों कठोरता जल में होती कैसे है? तो देखिए जल में कठोरता जो होती है वो जल में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके बाइकार्बोनेट के सल्फेटों के कारण जल में कठोरता आती है। दोस्तों जल में कठोरता 2 प्रकार से होती है। एक होती है स्थायी, जिसको कि दूर नहीं किया जा सकता, और एक होती है अस्थायी कठोरता, जिसको कि हम दूर कर सकते हैं और जल को मृदु बना सकते हैं।
जैसे हमारा पहला है अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्पररी हार्डनेस। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण होता है, जिससे कि जल को कुछ समय तक उबाल कर दूर किया जा सकता है। दोस्तों, जो अस्थायी कठोरता होती है जल में, ठीक है, इसको हम जल को उबाल करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगला है स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। तो देखिए ये क्या है, इसमें भी आपकी जो कठोरता होती है वो जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। अस्थायी कठोरता में क्या था कि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण था, पर स्थायी जो कठोरता होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता को हम परम्यूटिविटी या फिर काल्गन विधि द्वारा दूर करते हैं। कैसे, देखिए, जल एक सार्वत्रिक विलयक है क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक यानी कि पोलर सॉल्वेंट है। जल अनेक यौगिकों के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। जल अनेक तत्वों तथा यौगिकों के साथ रासायनिक संयोग करता है। तो ये आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे कि H2O2 से डिनोट करते हैं। H2O2 जो है ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, तो अगर आपने बचपन में अपने कान में किसी प्रकार की गंदगी चल जाती है, ठीक है, या फिर कान जाम हो जाता है, तो अपने डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है कि आपके कान में एक प्रकार का लिक्विड डालता है। एक लिक्विड डालता है जो कि आपके कान में एक जलन होती है और उसमें से गाज के रूप में जितनी भी मैल गंदगियाँ बैठी होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बाहर आ जाती हैं। तो वो जो कान में डॉक्टर डालता है ना, वो क्या होता है आपका, वो ही आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो आप यहाँ पे ये भी जान लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक कार्य भी है, इसका यूज भी है क्या, कान का साफ करना। क्या, कान को साफ करना, कान का साफ करना, ये आपका कार्य भी है किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है, करना। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए 50% H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर H2 यानी हाइड्रोजन तथा एनोड पर परऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2S2O8 बनता है। H2S2O8 के कम दाब पर आसवन से क्या होता है, आपका 30% तक H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 10 ग्राम आयतन H2O2 का अर्थ क्या है, देखिए 10 आयतन H2O2 का अर्थ है H2O2 विलयन का 1 ml गर्म करने पर NTP पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 10 ml O2 मुक्त करता है। जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, ये विलयन को अगर हम 1 ml गर्म करने पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 10 ml O2 यानी ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो ये आपको नोट करना है। 10 आयतन H2O2 विलयन में आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड कितना होता है, तो 10 आयतन H2O2 विलयन में 3.04% आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। 20 आयतन H2O2 की जो विलयन में हाइड्रोजन परऑक्साइड उपस्थिति होगी कितनी होगी, तो जस्ट इसकी दुना हो जाएगी। आपका 3.104 है तो आपका कितना हो जाएगा, 6.08 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 10 आयतन है, 20 आयतन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो परसेंटेज होगी वो बढ़ जाएगी, दुना हो जाएगी। 20 आयतन H2O2 की नॉर्मलता क्या होगी, तो देखिए 20 आयतन H2O2 की नॉर्मलता निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बाई तुल्यांकी भार 6.07/17, ठीक है, इक्वल टू 3.57 न्यूटन। दोस्तों, अगर आपको तुल्यांकी भार या फिर नॉर्मलता निकालने नहीं आता है तो ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय सॉल्व करेंगे। आगे है आपका शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। जो शुद्ध रूप में आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, वो आपका कोई भी इसका कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व जो होता है वो 1.46 और क्वथनांक 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, ये सब आंकड़े आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको ये सब क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, तो आप उसको झट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अंत में कुछ इसके अम्लीय गुण यानी कि एसिडिक कैरेक्टर और ऑक्सीकारक गुण भी जान लीजिए। देखिए अम्लीय गुण में क्या है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका है, इसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं किसका, सोडियम H2O2 का यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या होता है, आपका सोडियम परऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है, अम्लीय गुण यही हुआ कि अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम परऑक्साइड प्लस H2 यानी कि जल का निर्माण होता है।
अब ऑक्सीकारक गुण यानी कि ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या है, तो H2O2 जो है क्योंकि सुगमता से ऑक्सीजन का परमाणु देता है, तो देखिए H2O2 को जब हम अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका जल में और ऑक्सीजन में आपस में टूट जाता है। इसके साथ साथ इसके कई सारे ऑक्सीकारक गुण हैं, तो इसे आप देख लीजिए। जो आपका Pb यानी लेड सल्फाइड है, इसके साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो क्या होगा आपका PbSO4 + H2O। दोस्तों आपको अभिक्रिया करानी आती है या नहीं आती हैं? अगर नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए सर नहीं आती हैं, तो हम आपको इसके लिए एक पर्सनली अलग से वीडियो बनाएंगे और हम आपको उसमें बताएंगे कि कैसे किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाता है और कैसे किसी अभिक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने इस चैप्टर के थ्योरिकल पोर्शन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब इस चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, आप सभी वीडियो को लाइक और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर अवश्य कर दें। इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की जो हमारी पहली प्रश्न है वो है, जिंक H2SO4 से क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? जिंक जो है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे क्या बनता है। दोस्तों आपका जिंक है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिंक जो है वो आपकी H2SO4 से क्रिया करेगा, H2SO4 से आपका अभिक्रिया करेगा और ये क्या बनाएगा दोस्तों? ZnSO4 यहाँ पे क्रिया करेगा। क्या होगा यहाँ पे आपका अभिक्रिया होगा ZnSO4 प्लस आपका हो जाएगा SO2 जो कि गैस है, मुक्त होगी, प्लस आपका होगा H2O मुक्त होगा। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया होगी। तो अगर आप इस अभिक्रिया में देखेंगे तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है, इसके साथ साथ आपका जल बन रहा है और जिंक सल्फाइड बन रहा है। दोस्तों अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जिंक H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है। तो आपने देखा कि जिंक जो है वो H2SO4 की क्रिया करके क्या बनाता है। पहला तो आपका ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड बनता है, इसके बाद आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और लास्ट में आपका जल बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को एकत्रित किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए हाइड्रोजन को एकत्रित किया जाता है, तो हाइड्रोजन को जो है वो एल्कोहल के ऊपर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी नोट कर लीजिए, बाद में के लिए मत रखिए। देखिए इस पर एक क्वेश्चन क्या बनता है, आपने फास्फोरस का नाम सुना होगा, फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है सफ़ेद फास्फोरस, इसको हम कहाँ रखते हैं दोस्तों? जो आपका सफ़ेद फास्फोरस होता है, जो आपका सफ़ेद यानी वाइट जो फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस, इसको हम कहाँ रखते हैं? सफ़ेद फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सफ़ेद फास्फोरस जो है इसको हम जल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जल में रखते हैं। क्यों रखते हैं जल में दोस्तों? सफ़ेद फास्फोरस जो होता है ये वायु के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये ज्वलने लगता है, ज्वलनशील होता है और सफ़ेद धुंध दे करके जल जाता है। तो इसीलिए सफ़ेद फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या बनता है, तो एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि सोडियम, सोडियम का नाम आपने सुना होगा, तो सोडियम जो है इसको हम कहाँ रखते हैं? ये तीन क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन तीनों में से आपके 4 नंबर के एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जो आपका सोडियम होता है ना, इसको हम कहाँ रखते हैं? तो सोडियम को, इसको भी नोट कर लीजिए, अभी नोट करिए। क्या? सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन का आपने नाम सुना होगा, मिट्टी का तेल जो होता है इसको हम केरोसिन बोलते हैं। तो जो आपका सोडियम होता है इसको हम केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों? सोडियम जो होता है ना, ये क्या करता है, अगर इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं तो इसको अगर हम खुले में रखते हैं तो ये क्या करता है, ये वायु से यानी ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है और ये बनाता क्या है? NaO, सोडियम का ऑक्साइड बना लेता है। तो सोडियम का ऑक्साइड न बने, इससे बचने के लिए सोडियम को हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो आई थिंक आप तीनों क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन के लिए दिए गए निम्न तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या पढ़ें? पहला दिया हुआ है आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन के समस्थानिक है। बी दिया हुआ है दोनों रूपों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, यानी आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन के दोनों रूपों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। तीसरा आपका दिया हुआ है दोनों रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं। और चौथा दिया हुआ है दोनों रूपों के क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा, यानी कि
अगर हाइड्रोजन के आर्थो या फिर पैरा दोनों की बात कर लें तो इन दोनों के जो रासायनिक गुण होते हैं ना, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं, समान होते हैं। वहीं दोनों के जो क्वथनांक होते हैं, क्वथनांक जो होते हैं दोनों के, वो दोनों के समान होते हैं, यानी आर्थो के और पैरा के दोनों के हाइड्रोजन के आपके जो क्वथनांक होते हैं और रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं दोनों के इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, केवल 3 दिया हुआ है, 3 और यही हमारा करेक्ट होगा, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 1 और दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन नहीं देगा? इनमें से कौन सा ऐसा आपका तत्व है? कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके जो पेपर बनता है इसमें केमिस्ट्री में आपके इक्वेशन से यानी कि समीकरण से संतुलित करने का भी आ सकता है और ये अभिक्रिया से क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अभिक्रिया को अच्छे से समझिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तनु और सांद्र आप समझते होंगे। तनु यानी कि डाइल्यूट, जो आपका हल्का होता है, पतला होता है, पर जो सांद्र होता है वो सांद्र मानी गाढ़ा, ठीक है। तो इससे आप स्पष्ट हो गया होगा आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देगा। दोस्तों HCl जो है, HCl, इसकी क्रिया जब आप कैल्शियम से कराएंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा CaCl2 प्लस H2। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जो है वो मिल जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप मैग्नीशियम से देखें, मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं किससे? HCl से, तो क्या होगा आपका MgCl2 प्लस H2। यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन मिल जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप जिंक का देख लें तो जिंक का मैंने आपको बताया ही था, तो उसमें आपको H2 मुक्त हो रहा था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए जिंक से अगर आप क्रिया करेंगे किसका? HCl का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, पर अगर आप कॉपर से इसकी क्रिया कराएंगे Cu प्लस HCl, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको CuCl2 मिलता है और हाइड्रोजन जो होता है ना यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मुक्त नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन नहीं देता है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कॉपर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कॉपर जो एक ऐसा धातु है जो कि आपके अपवाद की श्रेणी में भी आता है, तो इसका भी एक मुख्य कारण है कि ये हाइड्रोजन जो गैस है ये मुक्त नहीं करता है। 5वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन नहीं बनती जब जिंक क्रिया करती है। दोस्तों जिंक जो है वो अगर आपके तनु H2SO4 से क्रिया करेगी तब भी आपका जो है हाइड्रोजन बन जाएगा, और तनु 20% NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तब भी आपको हाइड्रोजन बन जाएगा। तनु HCl से करेगा तब भी बन जाएगा, पर अगर आप ठंडे जल से क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन की तो आपका जो जिंक से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन की कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन अपचयित नहीं करती। दोस्तों जलीय विलयन में हाइड्रोजन जो है वो Zn यानी जिंक पर आपका 2 धन चार्ज है, तो इसको वो अपचयित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पे, हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हमारा, नरम हाइड्रोजन को सांद्र H2SO4 के ऊपर नहीं सुखाया जा सकता, क्योंकि क्या कारण है? जो आपका नरम हाइड्रोजन होता है उसको सांद्र H2SO4 के ऊपर नहीं सुखाया जा सकता। इसका कारण है दोस्तों कि यह आग पकड़ लेती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका H यानी हाइड्रोजन पे आपका एक ऋण आवेश है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको नहीं पता होगा? 1s2, ये आप किसको नहीं पता होगा, और जिसको नहीं आता है समझ लीजिए वो आपके इस फील्ड से, डी फार्मा इंटेंस की फील्ड से बाहर है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? ए है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा टेट्रियम में प्रोटियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। बी है, परम शुद्ध आर्थो हाइड्रोजन 20 केल्विन पर बनती है। सी है, ड्यूटेरियम का परमाणु भार 3 तथा हाइड्रोजन का 2 होता है। डी है आपका, पैरा तथा आर्थो हाइड्रोजन के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था ऊपर के क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन के जो पैरा और आर्थो जो होते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने 2-3 बार बोला था
केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, पर भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं यानी समान नहीं होते हैं। तो मैंने आपको ये ऊपर बताया था, जब आपको बताया था तो यहाँ पे आपको ध्यान क्यों नहीं गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 10वां है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के लिए असत्य है? इसका अणु द्विपरमाणुक होता है, यह विभिन्न रासायनिक यौगिकों में H+ तथा H- आयनों की तरह रह सकता है, यह केवल एक ऐसी प्रजाति है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, और भारी जल अस्थायी होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम द्वारा विस्थापित हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों होगा? इसका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो अगर आप थ्योरी वाली वीडियो देखकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है क्या है? H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पूरे बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था किसमें, थ्योरी में। तो आप बताइए कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था थ्योरी वाली वीडियो में। तो होता कितना? 2.1 होता है। दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज क्या होता है? तो ये सभी मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी वाली वीडियो में। पिछली आपकी केमिस्ट्री की वीडियो जो है वो आपके केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल मिल जाएंगी, तो उसको आप अवश्य देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगी और उससे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है NaCOCl प्लस H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है आपका NaCl से, बन रहा है क्या? NaCl प्लस O2 प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा है आपका और जल। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अणु क्या करता है? तो इस अभिक्रिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, ये अणु जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रॉन देता है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भाई जल की अभिक्रिया होती है। भाई जल क्या है? भाई जल का सूत्र क्या होता है? ये सब मैंने आपको बता रखा है। भाई जल दोस्तों यानी कि D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या? भारी जल। ठीक है, तो भाई जल की अभिक्रिया होती है, तो भाई जल जो है इसकी अभिक्रिया होती है साधारण जल से मंद होती है यानी धीमी होती है। भाई जल होती है जो कि जिनमें बहुत तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो यही कारण होता है कि इसकी जो अभिक्रिया होती है साधारण जल से यहाँ पे दिया हुआ है, यानी साधारण जल की अपेक्षा मंद होती है, धीमी होती है। यानी अगर साधारण जल की अभिक्रिया की बात करें तो वो तेज होती है किसकी तुलना में? भारी जल की तुलना में। भारी जल की तुलना में क्यों? क्योंकि भारी जल में बहुत ही प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, यही कारण है कि इसकी अभिक्रिया धीमी होती है, कम वेग से होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्न की तरह व्यवहार नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा निर्जलीय कारक की तरह। ये सब मैंने आपको बता रखा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का सांद्रण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसके विलयन का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो चारों ऑप्शन है चारों के चारों करेक्ट हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपका विलयन, इसकी सांद्रण की विधि जो है वो ठंडा करके भी की जा सकती है, वाष्पन के द्वारा भी की जा सकती है, और कम दाब पर वाष्पन के आसवन के द्वारा भी की जा सकती है, यानी इनमें से सभी के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है NaOH विलयन की उपस्थिति में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2O2 से कराने पर प्राप्त पीला अवक्षेप क्या होता है? तो जो प्राप्त पीला अवक्षेप होता है वो सोडियम क्रोमेट का होता है, यानी NaCr2 सोडियम क्रोमेट इसका सूत्र हुआ। सोडियम क्रोमेट का आपका अवक्षेप मिलता है जो कि पीले रंग का होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो भी गया होगा। 17वां क्वेश्चन है, जब कठोर जल को जियोलाइट के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो निम्न आयनों का विनिमय होता है। किन दो आयनों का विनिमय होता है जबकि हम किसी कठोर जल को जियोलाइट के ऊपर से प्रवाहित करते हैं? तो दोस्तों अगर हम जियोलाइट के ऊपर से किन दो आयनों को प्रवाहित करते हैं, यानी सोडियम और हाइड्रोजन के आयनों को प्रवाहित करते हैं, तो इनमें आयन में विनिमय उत्पन्न होता है। यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन दिया हुआ है, दोनों पर आपका धन चार्ज है, एक एक आवेश है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अभी हमने आपको सोडियम क्रोमेट का सूत्र बताया था, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। क्या हुआ? देखिए NO2 होता है NO2CrO4, ये आपका होता है सोडियम क्रोमेट का फार्मूला। ठीक है, NO2CrO4। ठीक है, वहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने कुछ और बता दिया था, तो करेक्ट जो है वो ये होगा। नेक्स्ट है, कठोर जल में साबुन झाग इसलिए बनाते हैं क्योंकि
दोस्तों कठोर जल में साबुन झाग इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या कारण है? तो इसका कारण है उच्च वसा अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील हैं। उच्च वसा अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। यही कारण है कि कठोर जल यानी कि जो भारी जल होते हैं वो साबुन के साथ झाग अधिक मात्रा में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? तो 1H1, 1H2, 1H3 होता है आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो यहाँ पे जो ट्राइटेरियम होता है हमारा ना, यही आपका रेडियो एक्टिव होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, जो कि रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि ये रेडियो एक्टिव तत्व के समान समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के साथ नीले रंग का ब्लू पर क्रोमेट देता है, जिसका सूत्र क्या होगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब भी देखें तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ के आना है। छोड़ के आना है इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन को समझाने अगर बैठें तो वो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा और ये है कुछ नहीं, आपको इसको याद करना होगा। अगर आपको समीकरण संतुलित वगैरह करने आता है तो मैं आपको इसका सलूशन बता भी देता हूँ। पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके 80% जो है स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कि इसका आंसर नहीं आता है। तो क्या करते हैं वे छात्र, क्या करते हैं जो 20% होते हैं वे उसको करते हैं गलत सही कुछ भी इसमें कर देते हैं और वो एक अंक उनका जो होता है माइनस चला जाता है। पर आप जानते हैं जबकि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो क्या करिए, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपना 1 नंबर माइनस मार्किंग के लिए नहीं देना चाहते हैं तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 के साथ नीले रंग का ब्लू प्रो पर क्रोमेट देता है। तो पर क्रोमेट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? CrO5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका हम इक्वेशन भी देख लेते हैं, आइए। तो दोस्तों ये आपका इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और उसकी उपस्थिति में किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। आपका बन रहा है क्या? पर क्रोमेट और आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और H2O। 21वां हमारा जो प्रश्न है वो है जल की अस्थायी कठोरता को उसमें निम्न मिलाकर दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को क्या मिलाकर के दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों जल की जो अस्थायी कठोरता होती है ना, उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल करके दूर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और मैं बता दूं कि जो कुएं में या फिर हैंडपंप होते हैं तो उसमें जो जल को शुद्ध करने के लिए कौन से आपका जो इसमें लवण होता है उसका यूज करते हैं? तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं? वहाँ पे करते हैं हम पोटेशियम पर मैग्नेट का वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका SO3 को जब भाई जाल के साथ गर्म करते हैं तो निम्न उत्पाद बनता है। दोस्तों जब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड, देखिए यहाँ पे SO3 है, जब SO2 होता है तो इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका ये 3 है, तो ये इसे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड पढ़ेंगे। क्या? सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब भारी जल के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो उत्पाद बनकर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यानी ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसको आप समीकरण को सॉल्व करिएगा। जैसे कि देखिए ये आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया और भारी जल का आपका क्या सूत्र होता है? भारी जल का होता है D2O, यही होता है ना। तो इसको आप जब इसको गर्म करेंगे, यहाँ पे जब इसे आप गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा? ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 23वां जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें दिया हुआ है 10 आयतन H2O2 विलयन का सांद्रता कितनी होगी? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको जब भी दिखे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको H2O2 जो दिया हुआ है इसका अणु भार ज्ञात करना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु भार निकाल लेते हैं। तो अणु भार निकालने के लिए आपका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ पे 1 × 2 आपका हो जाएगा क्योंकि 2 आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं, प्लस आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका 16 होता है और इंटू इसमें 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 परमाणु इसके भी हैं तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 के दूना 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आपका कितना आ जाएगा? 32 × 2
आपका 34 हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे हम इसको जोड़ते नहीं हैं। अगर हम ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आपका ये H2O2 है, अगर इसमें हम आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके दोनों मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। यानी टोटल जो आपका मान है इसका अणु भार, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको इसका अणु भार निकालने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमको ज्ञात करना है 10 आयतन H2O2 विलयन की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 आयतन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। 10 आयतन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। 10 आयतन आपको जब भी दिया हो तो आपको क्या करना होगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा उसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी मिनरल की सांद्रता ज्ञात करेंगे तो वो मिलीलीटर या फिर लीटर में होगी। ठीक है, यहाँ पे 10 आयतन दिया हुआ है, तो 10 आयतन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 ml यानी मिलीलीटर। दोस्तों 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर से लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। यानी कि ये जो आपका 10 आयतन है ये आपका 1 लीटर के बराबर है। वहीं अगर आपका ये 100 आयतन होता तो आपका एक यहाँ पे 10 लीटर के बराबर हो जाता, पर ये आपका 1 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर आयतन में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए जब 1 लीटर में आप इसकी सांद्रता को ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपका जो परमाणु अणु भार आया था वो कितना आया था, 68 आया था। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको 68 से इस 68 को 22.4 से भाग देना होगा, क्योंकि किसी भी विलयन को अगर उसकी सांद्रता ज्ञात करनी होगी तो उसको हम 22.4 से डिवाइड करके ही ज्ञात करते हैं। ये इसको नोट कर लीजिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मान भी आपको पूछता है एग्जाम में कि किसी भी विलयन की सांद्रता एनटीपी पर कितनी होती है। एनटीपी यानी कि नॉर्मल एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी विलयन की सांद्रता कितनी होती है, तो याद कर लीजिए इसको 22.4 होता है, यानी 22.4 होता है। इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपका पूछता है। तो 68 आपका है, इसको जब आप 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा आपका 3.03 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमारा 3.03% आ गया है, तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3.03 है तो हम 3 मान सकते हैं, 3% हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों विलयन की सांद्रता निकालने आई थिंक आपको आ गया होगा, और एक बार वीडियो को आप रिवर्स करके फिर से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है आपको बताना है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप 100% इसका आंसर जो है वो सिर्फ देख कर ही दे देंगे। दोस्तों ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़िए, देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, H2O2 एक दुर्बल क्षार होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस भी आपका लवण में या फिर जिस भी यौगिक में आपका हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा वो आपका अम्लीय होगा, तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया है, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है, अपचायक के रूप में भी होता है, और इसके साथ साथ विरंजन के रूप में भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है H2O2 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ए दिया हुआ है, यह अम्लीय एवं क्षारीय दोनों माध्यम में अच्छा ऑक्सीकारक है। बी है, यह अम्लीय KMnO4 को अपचयित कर देता है। सी है आपका, यह प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। और डी है, समान दाब पर इसको आसवन द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही, क्योंकि इसे हम समान दाब पर इसको आसवन द्वारा हम सांद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले ही, थ्योरी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लें। 29वां क्वेश्चन हमारा है, जल का उच्च क्वथनांक होता है क्योंकि। दोस्तों जल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, इसका कारण है इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 30वां क्वेश्चन है, जल एक उत्तम विलायक का कार्य करता है। दोस्तों जो जल है हमारा वो एक उत्तम विलायक का कार्य करता है।
क्या कारण है इसका आपको बताना है। तो देखिए जल जो है एक उत्तक विलायक का कार्य करता है। इसका कारण है उच्च जल विद्युत स्थिरांक के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये करेक्ट होगा। दोस्तों ये सब के बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी पढ़ाते समय, तो यहाँ पर बताना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकें इसके लिए हम आपको ज़्यादा यहाँ पे बता नहीं पा रहे हैं। अगर ज़्यादा जानना है तो हमारी पिछली थ्योरी वाली वीडियो को अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है। तो ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका क्या होता है, जो आपकी भाई जल होती है D2O, ये होता है आपका, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। यही कारण होता है कि ये एक मंदक के रूप में कार्य करता है। तो आपका जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ये भी नाभिकों में रिएक्टरों में एक मंदक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई जल को पीने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यह जहरीला होता है, बी है यह महंगा होता है, सी है इसकी जैव भौतिक क्रियाएं साधारण जल से भिन्न होती हैं और डी है इसके रासायनिक गुण साधारण जल के समान होते हैं। दोस्तों भाई जल को हम पीने के यूज में नहीं लेते हैं। इसका कारण है इसकी जो जैव भौतिक क्रियाएं होती हैं वो साधारण जल से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। यानी इसकी जो आपकी भौतिक क्रियाएं होती हैं ना, ये जल जो सामान्य जल होता है हमारा शुद्ध जल, इसके विपरीत होती हैं। तो इसीलिए हम इसको पीने में यूज नहीं लेते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया था कि ये जानलेवा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको नुकसान देता है पर ये आपके लिए जानलेवा नहीं हो सकता है। इसकी जैव भौतिक क्रियाएं सामान्य नहीं होती हैं साधारण जल की अपेक्षा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 33वां क्वेश्चन पे चलते हैं। H2O2 को सुरक्षित रखा जाता है। H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम सुरक्षित कहाँ रखते हैं? तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये प्लास्टिक के पात्रों में स्थिर कारक मिलाकर रखा जाता है। आप H2O2 जब लेने जाएंगे मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आपका ये कान साफ करने में भी इसका काम आता है। तो ये आपको बॉटल में मिलेगा, प्लास्टिक के बॉटल में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो H2O2 जो है ये प्लास्टिक के पात्रों में स्थिर कारक मिलाकर के रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है भारी जल का निर्माण कैसे होता है? भारी जल का निर्माण कैसे होता है तो बताइए, भारी जल का निर्माण कैसे होता है? तो भारी जल का निर्माण कैसे होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भारी समस्थानिक से मिलकर, बी है हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक तथा ऑक्सीजन से, सी है आपका ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक से और डी है प्रोटियम एवं सामान्य हाइड्रोजन से। तो दोस्तों भारी जल का जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के भारी समस्थानिकों के मिश्रण से होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों भारी जल जो है यानी जो आपकी भारी जल होती है इसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समस्थानिक से ही मिली हुई होती हैं। 35वां है H2O2 का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है? तो H2O2 का जलीय विलयन जो होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है। जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे फर्स्ट वाला, उसमें दिया था कि H2O2 का विलयन जो होता है वो दुर्बल क्या होता है, दुर्बल क्षारीय वहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए हमने उसको गलत किया क्योंकि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो उपस्थित है तो ये अम्लीय होगा। दोस्तों आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 प्रकार से आपका पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया है कि अम्लीय और क्षारीय को छाड़ना, तो आप बिना कुछ किए ही उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे दुर्बल अम्लीय हमारा करेक्ट होगा। अगला है आपका CuSO4 इंटू 5D2O होता है। तो ये क्या होता है? तो आपका जो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये आपका CuSO4 इंटू 5H2O यानी कॉपर सल्फेट इंटू हाइड्रोजन आपका ये जल का सूत्र है। तो ये इसकी अपेक्षा क्या होता है, कम नीला होता है। ये जो होता है ना CuSO4 इंटू 5H2O की अपेक्षा कम नीला होता है। कौन? आपका कॉपर सल्फेट इंटू D2O का मिश्रण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बनता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 37वां हमारा है जल के अणु में HOH, ये तो जल की संरचना हो गई। HOH ये आप जानते ही होंगे। और एक प्रकार संरचना इसकी और बनती है, जो मैंने बताया था क्या, ये भी आपकी जल की संरचना इस प्रकार से बनती है, भी के आकार की। ठीक है, तो कोण का मान निम्न में से किस मान के लगभग होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का बनने वाला क्वेश्चन है। तो जो आपकी संरचना होती है ना, ये जो मैंने अभी बताया था कि HOH ये जो संरचना होती है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है ये कितने एंगल का बनता है? तो वो बनता है आपका 105 डिग्री का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 105 डिग्री ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है 38वां, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन निम्न समीकरण द्वारा होता है। H2O2
समीकरण है और इसका जो विघटन हो रहा है H2+O, तो क्या ये कौन सा इसमें से करेक्ट होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों H2O2 के अणु भार का आधा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 39वां क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से किस समूह के आयन होते हैं। कठोर जल में निम्नलिखित में से किस समूह के आयन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों कठोर जल में आपके कैल्शियम और क्लोराइड के अपद्रव्य मिले होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो 40वां क्वेश्चन है वो मैंने आपको सेम जो पिछला क्वेश्चन बताया था, आई थिंक जो 23वां क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा इसमें मान चेंज कर दिया। यहाँ पे 10 आयतन H2O2 की सामर्थ्य ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हमको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। सेम आपका 23वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखते रहिए। आपके ज़्यादातर चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, 2 से 4 चैप्टर आपके शेष बचे हुए हैं जो कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा देंगे।